नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए हिंदी साहित्य की वरिष्ठ लेखिका सुधा आदेश जी की लिखी कहानी मुखरित मौन। दीनानाथ बरामदे में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। पिछले एक हफ्ते से उनको ज्वर ने पकड़ रखा था। कमजोरी इतनी आ गई थी कि उनमें उठने बैठने की शक्ति भी नहीं रह गई थी। आज सुबह से वे कुछ स्वस्थ महसूस कर रहे थे, अतः खुली हवा की चाह में बाहर आकर बैठ गए। आम के पेड़ पर आमलदे देखकर उन्हें अनायास ही अपनी पत्नी शालिनी की याद आ गई। यह पेड़ उसने ही लगाया था। उसे बहुत शौक था कि उसके घर में फलों के पेड़ हों। यही कारण था कि घर के बाहर की छोटी सी जगह में ही उसने आम, अमरूद और लीची के पेड़ लगा लिए थे। सगे संबंधियों को भी वह विशेष अवसरों पर तरह तरह के पौधे उपहार में देने की पक्षधर थी। उसे लगता था कि प्रकृति के नजदीक रहकर ही हम सदा तरोताजा रह सकते हैं। वह अपने इस संदेश को ज्यादा फैला नहीं पाई। केवल 10 वर्ष का ही वैवाहिक जीवन रहा था उनका, छोटा किंतु यादगार। स्मृति स्वरूप अपने 2 अंश राजीव और संजीव को उन्हें सौंपकर शालिनी उस समय अमरत्व को प्राप्त हो गई। उफ, कितनी क्रूर अमावस की रात थी जब उन्हें पता चला कि शालिनी को फेफड़ों का कैंसर है। उस समय राजीव 9 वर्ष का था तथा संजीव 5 वर्ष का। अंतिम समय में शालिनी का यही आग्रह था कि वह दूसरा विवाह कर ले, जिससे छोटे बच्चों को न केवल मां का प्यार मिल सकेगा वरन एक उजड़ा आशियाना भी बस जाएगा। परंतु दूसरी मां बच्चों को वह प्यार और दुलार दे पाएगी जिसके वे हकदार हैं। इस प्रश्न ने उनके अंतःस्थल को इतना झकझोरा कि वह चाहकर भी शालिनी के आग्रह का मान नहीं रख पाए। शालिनी की जगह वह किसी अन्य को कैसे दे सकते थे? अगर वह ऐसा करते तो क्या वह उस दूसरे प्राणी के साथ अन्याय नहीं करते? कहाँ नहीं भटके वह शालिनी के इलाज के लिए, पर एक गरीब क्लर्क बीमारी में कितना खर्च कर सकता है? अंत में शालिनी ने ही इलाज करवाने से मना करते हुए कहा, क्यों रुपया पानी की तरह बहा रहे हो? जानते तो हो कैंसर की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मां को तिल तिल मरता देखकर नन्हे राजीव ने मन में ठान लिया था कि वह बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा एवं समाज के गरीब तबके को उचित चिकित्सा देने में अपना जीवन लगा देगा। उसके लिए वह अथक परिश्रम करने लगा। हर कक्षा में प्रथम आना उसका लक्ष्य बन गया था। इसके कारण उसको स्कॉलरशिप भी मिलने लगी। यद्यपि वह किसी अच्छे इंस्टीट्यूट कोचिंग नहीं ले पाया। विद्यालय के अध्यापकों ने उसकी हर संभव सहायता की, पर परीक्षा से 2 महीने पूर्व उसे टाइफाइड हो गया। उसने फिर भी हार नहीं मानी। रात दिन परिश्रम करके उसने परीक्षा दी। हायर सेकेंडरी में तो वह मेरिट में आया ही। मेडिकल की एंट्रेंस परीक्षा में भी 91% मार्क्स आए। बीमारी के कारण वह बहुत अच्छा तो स्कोर नहीं कर पाया, पर मन में आशा थी कि बहुत अच्छा कॉलेज तो न मिले, किंतु कहीं न कहीं एडमिशन तो मिल ही जाएगा। आज अंतिम लिस्ट निकलनी बाकी थी। घर में कंप्यूटर न होने के कारण वह साइबर कैफे गया था। शाम हो चली थी, पर अभी तक वह नहीं आया था। मन में चिंता थी। वह मन ही मन यही प्रार्थना कर रहे थे कि उसे कहीं न कहीं एडमिशन अवश्य मिल जाए। वैसे तो आजकल मेडिकल में दाखिला मिलना आसमान से तारे तोड़कर लाने के समान है। उनका मानना था कि सिर्फ 3 घंटों में मात्र कुछ प्रश्नों के आधार पर बच्चे की योग्यता को नापना गलत है, पर शायद नीति निर्धारकों के पास इसके अतिरिक्त कोई उपाय ही नहीं है। कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि एक आम बच्चा करे भी तो क्या करे। गेट खुलने की आवाज के साथ उनके विचारों में ब्रेक लगा। सामने देखा तो पाया राजीव आ रहा है। क्या हुआ बेटा? बाबूजी, दाखिला नहीं मिला। इस वर्ष कट मार्क्स 95% रहा। परेशान राजीव ने कहा। उसके चेहरे से निराशा झलक रही थी। तुम्हारे मित्र दीपक को? उन्होंने पुनः पूछा। उसे मिल गया। चिंता मत कर बेटा, इस वर्ष नहीं तो अगले वर्ष तुम्हें दाखिला अवश्य मिल जाएगा, उन्होंने उसे सांत्वना देते हुए कहा। आपने खाना खा लिया पिताजी? उनकी बात को अनसुनी कर राजीव ने पूछा। हाँ बेटा, मैंने और संजीव ने खा लिया है।
खाना किचन में रखा है, तू भी खा लेना। शालिनी की मृत्यु के पश्चात वही माँ थे तथा वही पिता। राजीव की मन स्थिति वह समझ रहे थे, किंतु उसे कैसे समझाए, समझ नहीं पा रहे थे। राजीव बिना कुछ खाए पिए वह अपने कमरे में चला गया। मन कर रहा था कि फूट फूट कर रोए, पर कौन सुनेगा उसका रुदन। वह पिताजी को सुखी देखना चाहता था, पर वह तो उनके दुखों का कारण बनता जा रहा है। आंखों में आए आंसुओं को पीते हुए वह जीवन के अजीब उतार चढ़ाव के बारे में सोचने लगा। दीपक, जिसके पिता PWD में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, उसको मेडिकल में अनुसूचित जाति के आरक्षित कोटे से दाखिला मिल गया, जबकि उसके PCB में मात्र 75% अंक आए हैं। क्या कमी है उसे? कार है, बाइक है। उसने मेडिकल में एंट्रेंस की कोचिंग भी ली थी। वह बाइक से कॉलेज आता जाता है, जबकि उसके पास सिर्फ साइकिल ही है। सोचते सोचते वह सिसक पड़ा था। उसके मन में बार बार आ रहा था कि आरक्षण जातियों के आधार पर नहीं, वरन आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए, क्योंकि अमीर और गरीब तो समाज के हर जाति और वर्ग में होते हैं। फिर समाज के सिर्फ एक वर्ग को ही यह सुविधा क्यों? क्या इस तरह हम समाज को जोड़ने की बजाय तोड़ नहीं रहे हैं? मन में तर्क वितर्क चल रहे थे, पर किसी का भी उत्तर उसके पास नहीं था। दीपक उसका बहुत ही अच्छा मित्र है। उसके पिता भी दीपक का मित्र होने के नाते उससे बहुत ही स्नेह रखते हैं। उसके हायर सेकेंडरी में प्रथम आने पर उन्होंने उसे एक रिस्ट वॉच उपहार में दी थी। उसके इनकार करने पर वह बोले थे, रख लो बेटा। मैंने परीक्षा के पूर्व ही दीपक को प्रोत्साहित करने के लिए उससे कहा था कि तुम या राजीव में से जो भी सर्वोत्तम अंक लाएगा उसे मैं पुरस्कार दूंगा। तुम न केवल सर्वोत्तम अंक लाए, वरन पूरे कॉलेज में प्रथम भी आए हो। तुम ही इस पुरस्कार के योग्य हो। यदि दीपक तुमसे अच्छे अंक लाता तो यही पुरस्कार मैं उसे देता। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। काश वह भी तुम्हारे जैसा बन पाता। कहते हुए निराशा के भाव उनके मुखमंडल पर झलक आए थे। आज उसका वही परम मित्र ही उसको अपना दुश्मन लग रहा है। कहाँ एक दूसरे से मिले बिना उनका एक दिन भी नहीं गुजरता था, वहीं आज वह उस मित्र की शक्ल भी नहीं देखना चाहता है। उसे जीवन का उद्देश्य समाप्त हो चुका प्रतीत हो रहा था। माँ के शव को छूकर उसने जो प्रण लिया था, आज उसे इस आरक्षण रूपी दानव ने ले लिया था। बेटा, तू अंधेरे में क्यों बैठा है? ना तो लाइट जलाई और न ही खाना खाया। ऐसा कैसे चलेगा? हिम्मत नहीं हारते बेटा। इस वर्ष नहीं तो अगले वर्ष तू अवश्य सेलेक्ट हो जाएगा। उठ, तेरा मित्र दीपक तुझसे मिलने आया है। पिता ने उसके कमरे की लाइट जलाते हुए कहा। मुझे नहीं मिलना, उससे कह दीजिए चला जाए। एकाएक वह कठोर हो आया था। ऐसा नहीं कहते बेटा, वह मित्र है तुम्हारा। मैंने कह दिया ना, नहीं मिलना है मुझे उससे। उससे अधिक अंक पाकर भी मैं दाखिले से वंचित रह गया, जबकि कम अंक मिलने पर भी उसे दाखिला मिल गया। आखिर क्यों? क्रोध से विफरते हुए राजीव ने कहा, मित्र, मैंने मेडिकल में प्रवेश लेने का विचार त्याग दिया है। जिस नियम ने तुम्हारे जैसे मित्र को मेरा शत्रु बना दिया, उसे अपनाकर क्या मैं सुखी रह पाऊंगा? इस सीट को पाकर अपराध बोध से भर उठा है मन। लगता है यह सीट मुझे मेरी योग्यता के आधार पर नहीं, वरन किसी का हक छीनकर मुझे भिक्षा में दी गई है। मैं ऐसी भिक्षा का तिरस्कार करता हूँ, तथा उस नियम का भी जिसने हमारे देश में अनेक जातियां उपजातियां पैदा कर दी हैं। देश को विभाजन के ऐसे कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां व्यक्ति को अपना और सिर्फ अपना ही हित सर्वोपरि नजर आता है। यह कैसी स्वार्थपरता है। एक समय था जब हम सोचते थे कुछ समय पश्चात हमारे देश से ऊंच नीच जाति पाति की दीवार टूट जाएगी। आशा के अनुरूप कम भी हुई थी। तभी हमारे अधकचरे नेताओं ने अपना वोट बैंक सुरक्षित रखने के लिए एक ऐसा तीर फेंका जिससे न केवल भारत माता घायल हुई, वरन उसके सपूत भी घायल हो रहे हैं। इन नेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए इस विष बेल को सींच कर इतना बड़ा कर दिया है कि अब जात पाति से मुक्ति की बात तो दूर, हमारे देश के सभी व्यक्तियों के जिस्मों पर जाति का ठप्पा ऐसे लगा दिया गया है
कि शायद वर्षों तक इससे मुक्ति ही ना मिल पाए। हमारे देश के नीति निर्माता यह भी नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके द्वारा सींची विष बेल कहीं एक दिन हमारी अखंडता को भी खंडित न कर डाले। मुझे विश्वास है कि अगर आज बाबा साहब अंबेडकर जीवित होते तो इस बेतहाशा फैलती कड़वाहट को समाप्त करने के लिए आरक्षण के विरुद्ध स्वयं आवाज उठाते। उन्होंने आरक्षण की सुविधा पिछड़े वर्गों के विकास के लिए सुनिश्चित की थी, न कि समाज को विभाजित करने के लिए। वैसे भी उन्होंने इस सुविधा का प्रावधान सिर्फ 10 वर्षों के लिए रखा था। जब हम 77 वर्ष के पश्चात भी इस वर्ग का विकास नहीं कर पाए तो अब क्या कर पाएंगे? राजीव के पास आकर बैठा दीपक अपनी बात कहते कहते सिसक पड़ा। मित्र, ऐसा मत कहो। हाथ में आई सीट यूं गवा देना बुद्धिमानी नहीं है। उसकी सच्चाई से भरी बातें सुनकर राजीव ने उसके हाथ पकड़कर भावविहल स्वर में कहा, तुम तो जानते ही हो कि पिताजी नहीं चाहते थे कि मैं किसी का हक छीनकर यह सीट प्राप्त करूं। वह मेरा प्रवेश मेरिट के आधार पर चाहते थे। चाहते भी क्यों ना, आखिर उन्होंने मुझे हर वह सुविधा दी जिसका मैं हकदार था। आरक्षण वाला फॉर्म तो मैंने माँ के कहने पर भर दिया था। अतः जब मैंने पिताजी को अपना निर्णय सुनाया तो वे प्रसन्न ही हुए। धन्य हो तुम और तुम्हारे पिताजी। काश इस धरा पर कुछ ऐसे लोग और अवतरित हो जाएं तो समाज का कायाकल्प ही हो जाए। बेटा, जीवन में ऐसे मौके बार बार नहीं आते, अतः हाथ आए मौके को गंवाना उचित नहीं है। कहीं ऐसा न हो बाद में तुम्हें पछताना पड़े। दीनानाथ ने विकल होकर कहा। हाँ मित्र, पिताजी ठीक ही कह रहे हैं। कोई भी कार्य भावावेश में बिना सोचे विचार के नहीं करना चाहिए। तुमने यदि मेडिकल की सीट का परित्याग कर भी दिया तो उससे नियम तो परिवर्तित नहीं हो जाएंगे। साथ ही मुझे भी जीवन भर अफसोस रहेगा कि तुमने मेरे कारण हाथ आई सीट को छोड़ दिया। राजीव ने कहा, नहीं मित्र, जिस सीट पर मेरा हक ही नहीं उसे प्राप्त कर मैं जीवन भर किसी का हक छीनने का भागीदार बनकर तुम्हारे जैसे मित्र का साथ नहीं खोना चाहता। दीपक ने सहज स्वर में उत्तर दिया। हक नहीं होता तो तुम्हें यह सीट कैसे मिलती? सिर्फ आदर्शवाद से पेट नहीं भरता मित्र। जिस कार्य को मैं नहीं कर पाया उसे तुम्हारे द्वारा संपूर्ण होते देखकर मुझे आत्मिक संतोष ही होगा, ईर्ष्या नहीं। तुम्हारे आदर्श ने, त्याग ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मुझे कोई गिला नहीं, शिकवा नहीं है। तुम्हें मेरे लिए, हम सब के लिए डॉक्टर बनना ही होगा। मैं बनूंगा, अवश्य बनूंगा, पर इस वर्ष प्रवेश लेकर नहीं। हम दोनों फिर से परीक्षा की तैयारी करेंगे। अगर मन में विश्वास है, निश्चय दृढ़ है, तो कोई कारण नहीं हमें मंजिल न मिले। अगर तुम्हें मेरी मित्रता पर गर्व है तो मुझे भी तुम्हारी और अपनी काबिलियत पर भरोसा है। हमें मंजिल अवश्य मिलेगी। दीपक भैया, राजीव भैया ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अब एक नई शुरुआत के लिए अपने हाथों से इनकी भूख हड़ताल समाप्त करवा दीजिए। संजीव ने बोझिल हुआ वातावरण को हल्का बनाते हुए कहा। दीपक के इस त्याग को सबने उसकी बेवकूफ़ी से ही नवाजा। उसकी माँ ने उससे बातें करना बंद कर दी। शहर में यह बात इतनी फैल गई कि कुछ पत्रकार उसके घर पहुंच गए। उसके इस त्याग का कारण राजीव को बताए जाने पर उसने मीडिया वालों से ही प्रतिप्रश्न कर डाला। पहले आप बताइए कि आपको मेरे त्याग का अफसोस है या खुशी? इसे बेवजह तुल मत दीजिए। यह मेरा निर्णय है। इसके लिए किसी को जिम्मेदार ठहराना मेरे निर्णय का अपमान करना है। मुझे अपने अच्छे बुरे की पहचान है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मुझे व्यक्तिगत रूप से किसी का हक मारना पसंद नहीं है। अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो मेरे इस निर्णय का सम्मान करते हुए आरक्षण के विरोध में जनमत पैदा कीजिए, जिससे समाज में फैलती आपस की कटुता और मनोमालिन्य दूर हो सके तथा प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के उचित अवसर मिल सके। फिर सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों का उत्थान कैसे होगा? आप उनकी फीस माफ कर दीजिए, मुफ्त पुस्तकें दीजिए, उनको पढ़ाई के लिए विशेष सुविधाएं दीजिए, जिससे वे भी मेरिट में आकर अपना भविष्य निर्धारित कर सके। लेकिन आरक्षण के द्वारा उन्हें या देश को पंगु मत बनाइए। अगर आरक्षण सरकार की मजबूरी हो तब मैं समाज की मुख्य धारा में आ चुके
इस तबके के अमीर व्यक्तियों से निवेदन करना चाहूंगा कि वह आरक्षण को छोड़ दें, जिससे इस सुविधा का लाभ उठाकर कोई और पिछड़ा परिवार आगे बढ़ सके। आपका परिवार आर्थिक दृष्टि से सक्षम है, जबकि आपके मित्र राजीव का आर्थिक रूप से कमजोर। इस पर आपका नजरिया क्या है? आपने एकदम सही प्रश्न पूछा। आरक्षण का आधार अगर हो भी तो वह आर्थिक आधार पर हो, न कि ऊंची और नीची जाति के लिए हो, क्योंकि आज दोनों जातियों में अमीर भी हैं और गरीब भी। तभी समाज में सद्भावना और समरसता आएगी। तभी हम एक नए विश्व के उदय की कामना कर सकते हैं, जिसमें न कोई धर्म होगा, न कोई जाति होगी। होगी तो सिर्फ मानव की मानवता, प्रेम और निस्वार्थ सेवा। दीनानाथ दीपक और राजीव को एक साथ कंपटीशन की तैयारी करते हुए सोच रहे थे कि एक छोटा सा दीपक सारे अंधकार को चीरने की सामर्थ्य रखता है। इस दीपक ने उनके पुत्र के मन में बैठे अंधकार को चीरना आरंभ कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से उसके मन पर छाई सारी कलुषता, मनोमालिन्य धीरे धीरे दूर होने लगी है और जन्म ले रही थी आशा की एक नई किरण, सुनहरे भविष्य की सुंदर कल्पना। अभी आप सुन रहे थे सुधा आदेश जी की लिखी एक शिक्षाप्रद कहानी मुखरित मौन।